नमस्कार सभी बच्चों को। बेटा आप सभी का फिजिक्स पढ़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। आ जाओ स्टार्ट कर लें। तो पिछली 13 क्लासेस के अंदर आज सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का 14 लेक्चर है। तो पिछली 13 क्लासेस के अंदर बेटे हम लोगों ने 2 टॉपिक कंप्लीट किए हैं। एक तो सेंटर ऑफ मास, सभी बॉडी का हमने सेंटर ऑफ मास लिखना सीख लिया था, और दूसरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हम लोगों ने 9-10 बॉडी कवर करी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, जिनका डेरिवेशन किया है। आपको ना बेसिकली उनके रिजल्ट याद रखने हैं बेटे, ठीक है। अब ये 2 टॉपिक क्यों पढ़े गए थे ये तुम्हें इस डायनामिक्स में अंदाजा होगा, रोटेशन डायनामिक्स के अंदर। तो मैंने आपसे कहा था रोटेशन चैप्टर 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा जाएगा। सेंटर ऑफ मास एक पार्ट है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक पार्ट है, और एक रोटेशनल डायनामिक्स एक पार्ट है। अब डायनामिक्स से स्टार्ट करते हैं। डायनामिक्स आप लोग जानते हो फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें कॉज पढ़ा जाता है मोशन का। आज आप रोटेशन का कॉज पढ़ोगे, बॉडी रोटेट क्यों करती है ना बेटे, उसका नाम होता है टॉर्क। क्या नाम होता है? टॉर्क। टॉर्क का नाम वैसे 11th क्लास में आप लोग उसमें क्रॉस प्रोडक्ट में सुन के आते हो, आर क्रॉस एफ। जब क्रॉस प्रोडक्ट करना सिखाया जाता है बच्चे को तो टॉर्क का एग्जाम्पल 101% दिया जाता है। तो आ जाओ कर ले स्टार्ट। तो हेडिंग बना बेटे टॉर्क, और टॉपिक नहीं है साहब जन्नत है, ठीक है। रिप्रेजेंट किया जाता बेटे इस सिंबल से। ये सिंबल है टाउ, TAU, टाउ सिंबल को बोलते हैं टाउ, ठीक है। और ये किस लिए यूज किया जाता है? टॉर्क के लिए, ठीक। तो पहले डेफिनेशन लिख दे इसकी। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स is known as torque. The turning effect of force is known as torque. In other words, the rotational analog of force का वो एनालॉग जो रोटेशन में काम आएगा, rotational analog of force is known as torque. क्या कहलाता है? टॉर्क। इधर देखना बेटे, पहले समझिए टॉर्क होता क्या, फिर लिखेंगे आगे। इधर देखो, अभी तक पिछले चैप्टर जो है बेटे, जितने भी पहले चैप्टर कवर हुए NLM तक या वर्क एनर्जी पावर तक, हमने हर बॉडी को एक पॉइंट माना हुआ था। मतलब बॉडी का साइज कंसीडर नहीं हुआ। यहां पे बॉडीज का साइज कंसीडर हो रहा है। तो जब तक किसी भी बॉडी को आप लोग एक पार्टिकल की तरह डील करते हो, एक छोटे से पार्टिकल की तरह डील करते हो, तो फिर उसके ऊपर लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन मायने नहीं रखती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर बाई चांस मैं मान लो इधर से फोर्स अप्लाई कर देता हूं, इधर से फोर्स अप्लाई करी, या इसके ऊपर मैं इधर से फोर्स अप्लाई कर देता हूं, या इधर से फोर्स अप्लाई कर देता हूं, तीनों के तीनों फोर्सेस का एक ही इफेक्ट आएगा। कोई सी एक फोर्स पे अप्लाई करो, बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन मतलब 1 डायमेंशन में भागेगी बिल्कुल सीधा। कहने का मतलब है कि जब पार्टिकल माना जाता है बॉडी को पार्टिकल, तो जो फोर्स अप्लाई होती है उसका सिग्निफिकेंस, उसका कॉन्सिक्वेंस सेम आता है। कहीं से अप्लाई कर दो, चाहे इधर से अप्लाई कर, चाहे इधर से, चाहे इधर से, फोर्स सेम होनी चाहिए। तीनों जगह से मान लो फोर्स F लगाइए, बस अंतर क्या होता है कि इधर से फोर्स लगाऊंगा बॉडी इधर भागेगी, इधर से लगाऊंगा इधर भागेगी, इधर से लगाऊंगा इधर भाग के आ जाएगी। क्या तीनों का इफेक्ट सेम था? हाँ साहब। लेकिन बेटे यहां पर हम लोग डील कर रहे हैं रिजिड बॉडीज को। किसको? रिजिड बॉडीज को। यहां पर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मायने रखता है। जैसे समझना, बच्चे क्लास के अंदर पेन फाइटिंग खेलते हैं, आजकल ये काफी फेमस गेम है। पीरियड खाली मिल जाए बच्चों को, पेन फाइटिंग खेलते हैं ज्यादातर। सबसे बेस्ट एग्जांपल है साहब पेन फाइटिंग। ध्यान से समझियो, ये पेन है तेरे पास, या एक बॉडी है ये, और इसका सेंटर ऑफ मास तू जानता है यहां पर है। क्लियर है? अब इस बॉडी के ऊपर आप फोर्स अप्लाई करिए, अपने आप तुम्हें पता चल जाएगा कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मायने रखता है या नहीं। एक बच्चे ने जो फोर्स अप्लाई करी वो पेन के ऊपर बिल्कुल यहां से अप्लाई करी, इस हिसाब से सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है एक्सिस। कहां से? उसके सेंटर ऑफ मास से। और एक बच्चे ने जो फोर्स अप्लाई करी है वो यहां पर अप्लाई करी है, इसकी एक्सिस ये है साहब। अब बड़े बच्चों सोच के बताओ, आप जहां पे बैठ कर एक क्लास अटेंड कर रहे हैं वहां पे पेन, आप कॉमन सी बात है पढ़ रहे हो तो पेन साथ है, पेन पे फोर्स अप्लाई करके देख लो,
यहां पर अप्लाई करोगे पेन सीधा भागेगा, ट्रांसलेटरी मोशन है, वन डायमेंशन में भागेगा। यहां पे फोर्स अप्लाई करेगा, पेन आगे की तो तरफ भागेगा लेकिन रोटेशन फॉलो भी करेगा, गोल भी घूमेगा। इसका मतलब ये हुआ कि रिजिड बॉडीज के अंदर जहां पे बॉडीज का साइज कंसीडर होता है वहां पर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मायने रखती है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मायने रखती, कंपल्सरी है। देख यही एग्जांपल देता हूं, एक एग्जांपल समझो इधर देख। तूने क्या काम किया, तेरे पास एक पेन है, ध्यान से समझना, ये पेन है साहब या रॉड है, चल रॉड है, और इसको इस एक्सिस के अलोंग हिंज कर दिया, इस एक्सिस के अलोंग हिंज कर दिया। हिंज करने का मतलब है तू अपने मन में ये मान ले बेटे कि तूने इसमें होकर के होल कर दिया रॉड इसमें, ठीक है। अपने मन में कुछ ऐसा मान लो कि आपने यहां से होल कर दिया और एक कील लगा दी, ये कील के अलोंग रोटेट हो सकती है ऐसे, यहाँ पे बेरिंग लगा रखी है, ग्रीस लगा रखी है, बॉडी आराम से रोटेट हो सकती है, लेकिन ऐसे दूर नहीं भाग सकती, इसी के अलोंग रोटेट हो सकती है, इसे बोलते हैं हिंज करना। मतलब इसका मोशन कंस्ट्रेंट कर दिया इस एक्सिस के अलोंग, कंस्ट्रेंट, ठीक है सर। अब ध्यान से समझिए, इस एक्सिस के अलोंग कंस्ट्रेंट है। जैसे दरवाजा होता है ना, दरवाजे में हम लोग कब्जे लगा देते हैं, तो उसका मोशन उस एक्सिस के अलोंग कंस्ट्रेंट है, ठीक है ना। ऐसे इसका मोशन इस एक्सिस के अलोंग कंस्ट्रेंट है, ऐसे गोल घूम सकती है लेकिन आगे ऐसे नहीं भागेगी, ठीक है सर। अब दो बच्चों ने फोर्स अप्लाई करी, ध्यान से सुनियो, दोनों बच्चों ने फोर्स अप्लाई क्या करी, एक बच्चे ने इधर से यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर दी एफ फोर्स, और उतनी ही एक बच्चे ने यहाँ से अप्लाई कर दी, मतलब एक ही एक्सिस के अलोंग अप्लाई कर दी दोनों बच्चों ने। अपने मन में सोच के देख क्या कहानी बनेगी। बच्चा बोले सर इसमें क्या है, इधर जितनी फोर्स इधर से होती इधर से कैंसिल हो जाएगी, रॉड पे कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है सर। फोर्स तो एफ लगाई थी, हाँ दोनों बच्चों ने एफ लगाई। अब यही फोर्स अगर मैं आप बच्चे से कह दूं भाई तू इस फोर्स को ऐसे अप्लाई कर दे, इस एक्सिस के अलोंग हिंज था, ये फोर्स तो बच्चे ने यहां पर अप्लाई करी और दूसरे बच्चे से कह दिया तू यहां अप्लाई कर दे, फोर्स वही एफ है, फोर्स वही एफ है, लेकिन दोनों का जो इफेक्ट है वो अलग है। अब देख ले, उसमें इफेक्ट क्या था, उसमें बॉडी हिलेगी भी नहीं, रेस्ट पे रहेगी, वहीं की वहीं स्टैटिक पोजीशन रहेगी। लेकिन इसमें देखियो यहाँ पे हिंज कर रखी है, इसके अलोंग रोटेट हो सकती है, यहाँ फोर्स है, यहाँ फोर्स है, रोटेट कर जाएगी, इस हिसाब से गोल घूम जाएगी ऐसे। बोल सही बात है नहीं? इसका मतलब ये हुआ कि जब रिजिड बॉडीज पड़ी जाती हैं साहब, तो फोर्स के साथ साथ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मायने रखता है। ये सारा खेल ही पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का है कि फोर्स लगी कहां। फोर्स इस एग्जांपल में यहां पे अगर देख यही हिंज है, जैसे यही एग्जांपल फिर वापस उठाता हूं, हिंज गई, जैसे समझिए यही रिजिड बॉडी है चल, और वही एक्स यहीं पे हिंज कर रखी है अपने सेंटर ऑफ मास के ऊपर ही। थोड़ी शेप अलग कर देता हूं बॉडी की, इस एक्सिस के अलोंग हिंज कर रखी है साहब, इसका मोशन इस एक्सिस के अलोंग कंस्ट्रेंट है, ये सिर्फ यहां रोटेट हो सकती है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, मजा आ जाए। ये कोई बॉडी हिंज कर रखी थी साहब, अब बच्चे से बोला फोर्स अप्लाई करो, एक बच्चे ने जाकर के यहीं पर फोर्स अप्लाई कर दी, यहीं पर। बड़े बच्चे को सोच के बोलो क्या होगा साहब, हिल जाएगी, सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि जहां पे फोर्स अप्लाई करी है वो उस एक्सिस के अलोंग वो पहले से हिंज कर रखी है, उसका मोशन उसी के अलोंग कंस्ट्रेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गोल घूमने का सवाल ही पैदा नहीं। यही फोर्स जैसे बच्चा यहां पे अप्लाई करता, फोर्स वही है, फोर्स नहीं बदली, बच्चे ने एफ फोर्स रखी, बोल क्या ये रोटेशन में आएगी, हाँ सर ये रोटेशन में आएगी साहब, ये रोटेशन के अंदर आएगी। यही फोर्स तो जाकर के यहां पर अप्लाई कर दे, यहां पर फोर्स वही है। बच्चा बोला सर ये रोटेशन में आ गई, रोटेशन में तो यहां पर भी आई थी, रोटेशन में यहां पर भी आई है, लेकिन यहां पर जो रोटेशन का इफेक्ट है वो ज्यादा है। आप इसको रॉड को ना समझ के अपने घर का दरवाजा समझिए, अपने घर का दरवाजा,
दरवाजे का अपर व्यू देख रहे हो आप, जो मैं यहाँ पे फिगर बना, चलो ऐसे देख लो, ये दरवाजा है, ये दरवाजा ऐसा, और इस एक्सिस के अलोंग आपको ये रोटेट कराना है, इस एक्सिस के अलोंग, मतलब यहाँ पे कब्जे लगे हुए हैं, यहाँ पे कब्जे लगे हुए हैं, और आपसे बोला गया कि इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर। एक बच्चा खतरनाक था, कब्जे पे जाके फोर्स अप्लाई करने लग गया, यहाँ फोर्स अप्लाई करिए यहीं पे बैठ के, चल अंदर की तरफ एक क्रॉस का साइन लगा दिया, अंदर की तरफ फोर्स लगाई कब्जे पे जाके, दरवाजा गोल घूम जाएगा साहब, सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर वही फोर्स बच्चे ने जाकर के दरवाजे पे कुछ दूर जाकर के लगाई, वही सेम फोर्स, दरवाजा गोल घूम जाएगा। वही फोर्स बच्चे ने और दूर जाके लगाई, वो वही फोर्स बच्चे ने जाकर के बिल्कुल कॉर्नर पे लगाई, सेम फोर्स। बच्चा बोला सर जब फोर्स, वही सेम फोर्स जब मैं यहां लगाता हूं ना तो दरवाजा आसानी से घूम जाता है, आसानी से। तीनों सिचुएशन में सेम फोर्स अप्लाई करिए, पहले वाली फोर्स की वजह से रोटेशन हुआ ही नहीं, दूसरी की वजह से रोटेशन हुआ, तीसरे की वजह से रोटेशन इजीली हुआ। इसका मतलब ये हुआ साहब कि इस सिचुएशन के अंदर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मायने रखता है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मायने रखता है। तो जब फोर्स किसी बॉडी पर अप्लाई हो और उस फोर्स की वजह से बॉडी में रोटेशन आ जाए, बॉडी में क्या आ जाए, रोटेशन, तो साहब उसको फोर्स अप्लाइड नहीं बोलते, उसे बोलते हैं टॉर्क अप्लाइड। क्या बोलते हैं, टॉर्क। तो जो फोर्स है वो एक नए एनालॉग में कन्वर्ट हो जाती है, उसका नाम होता है टॉर्क, क्योंकि बॉडी गोल घूमी है। फोर्स तो यहां पर भी लगी थी, यहां टॉर्क नहीं था, लेकिन बॉडी फोर्स यहां लगी, बॉडी रोटेशन में आई, टॉर्क लगा, फोर्स यहां लगी, बॉडी रोटेशन में आई, टॉर्क लगा। लेकिन टॉर्क यहां ज्यादा लग गया क्योंकि यहां पे बच्चे ने सेम फोर्स लगाई, दरवाजा गया स्पीड से, तेज खुल गया। आप अप्लाई करके देख लेना घर में बैठ करके। यहाँ पे बड़ा अच्छा एक सवाल भी पूछा जाता है कि जो ये डोर्स होते हैं उनके ऊपर जो हैंडल होते हैं वो हमेशा एक्सट्रीम पोजीशन पे लगते हैं, हैंडल दूरी पे लगता हमेशा, क्यों? क्योंकि जितना दूरी पे एक्सिस से हैंडल होगा उतना आसानी से खुल जाएगा वो। कम फोर्स लगाऊंगा तो भी टॉर्क ज्यादा मिलता है वहां। और वही हैंडल तुम यहाँ पे लगवा लो, कब्जे के ऊपर लगाए जाओ, दिन भर जो दरवाजा नहीं खुले। तो वाई द हैंडल्स आर प्रोवाइडेड एट द एजेस, आउटर एजेस, तो रीजन टॉर्क है, टॉर्क ज्यादा अप्लाई हो। बात समझ में आई है बेटे? तो बेसिक कंसेप्ट ये निकल के आया साहब कि जब फोर्स अप्लाई करने से बॉडी रोटेशन में आ जाती है तो फोर्स का एक नया एनालॉग मार्केट में आ जाता है, उसका नाम टॉर्क है, उसका नाम टॉर्क है। क्लियर है? और ये टॉर्क जब डेवलप होता है जब फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से को छोड़ करके कहीं और लगे। यहां लगी थी, नहीं घूमा, टॉर्क नहीं था, यहां लगी, घूम गया, टॉर्क है, यहां लगी, सेम फोर्स, टॉर्क है, लेकिन यहां ज्यादा है क्योंकि इजीली घूमी है। तू सेम फोर्स अप्लाई करते, जब यहां फोर्स अप्लाई करेगा दरवाजा जाएगा स्पीड से, वही फोर्स यहां अप्लाई करता है दरवाजे की स्पीड कम होगी। आप अजमा लेना बैठ करके, दरवाजे पे फोर्स अप्लाई करना और एक ही उंगली से ऐसे, एक ही उंगली से अप्लाई करना, जोर लगाना, थोड़ा फोर्स का अंदाजा भी होगा। तो जैसे जैसे एक्सिस से दूर जाते जाओगे, फोर्स वही लगा रहे हो आप, लेकिन जैसे जैसे दूर जाते जाओगे तो दरवाजा इजीली खुल जाता है या स्पीड से खुल जाता है। तो ये किसकी वजह से हुआ? ये हुआ टॉर्क की वजह से। ठीक है बेटे? तो टॉर्क इज डिफाइंड एज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स, फोर्स का वो एनालॉग जिससे कारण बॉडी रोटेशन के अंदर आती है। ठीक है? फोर्स की वजह से ये कंपल्सरी नहीं है, फोर्स की पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मायने रखती है। अब यही दरवाजा है, जैसे मैं इस फिगर में क्या यहां पे दिखा देता हूं। अब यही फोर्स अगर बच्चा देखना ध्यान से ऐसे लगा देता, यही फोर्स ऐसे लगा देता, ऐसे खुल जाता है, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इस फिगर के अंदर दो पोजीशन देख, तो एक ये वाली पोजीशन और एक ये वाली पोजीशन, एक ये और एक ये दो पोजीशन ऐसी हैं कि फोर्स लग रही है लेकिन बॉडी घूमती नहीं है। तो इसका मतलब फोर्स है लेकिन टॉर्क नहीं है, फोर्स है लेकिन टॉर्क नहीं है। तो फोर्स हमेशा टॉर्क डेवलप करे, ये कोई कंपल्सरी नहीं है। अगर आप फोर्स से टॉर्क डेवलप कराना चाहते हो
तो फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन को छोड़ करके कहीं और लगनी चाहिए, क्योंकि अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग फोर्स लग गई तो बॉडी कभी भी रोटेशन में आए पॉसिबल नहीं होता है, सवाल ही पैदा नहीं होता। स्कूल के दरवाजे, स्कूल का जो गेट होता है, आपने जाते हो बड़े बड़े गेट होते हैं, एंट्री गेट, घरों के अंदर जो बड़ा गेट है वो भारी गेट होते हैं, और उस भारी गेट के अंदर तुम जाके यहाँ कब्जे के नजदीक जाकर के बिल्कुल कब्जे से थोड़ा सा 1-2 इंच इधर जाके जोर लगाना, पसीने छूट जाएंगे, दरवाजा नहीं खुलेगा। और वही तुम थोड़ा सा जोर लगाते हो यहाँ जाकर के दरवाजा आसानी से खुल जाता है। फोर्स वही थी साहब, और बल्कि उससे कम लगी। क्यों? क्योंकि टॉर्क बढ़ गया था, क्योंकि टॉर्क बढ़ गया था। इसका मतलब ये है साहब, यहाँ पे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का ही खेल है साहब, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीजें पढ़ी जाएंगी, कितनी फोर्स लगी और कितने डिस्टेंस पे लगी, किससे? एक्सिस ऑफ रोटेशन से, ठीक है बेटे। तो ये टॉर्क है, मेरे दिमाग में टॉर्क का एक मतलब बैठना चाहिए, ये वो फोर्स का पैरामीटर है, एनालॉग है, जिसके कारण बॉडी रोटेशन में आती है, ठीक है। और ये डिपेंड करता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे, ठीक है बेटे। ये फिगर आप बनाना चाहो आपकी मर्जी है, वैसे कोई यूज नहीं है इतना, ठीक है। मेरा अपना टॉर्क है, अगर आप बनाना चाहो तो स्क्रीन को रोक लो, एक बार बना लो। देख लिया? अब ये अगर आपने फिगर बनाई है ना, तो यहाँ पे सब जो मैंने बातें समझाई हैं जिस फिगर के लिए, वो हिंदी में लिख लेना, कल को रिवाइज करोगे तो हेल्प मिलेगी, ठीक है ना। ये दरवाजा था, ठीक है, इसके बारे में दो जो समझ में आया वो लिख लो। यहाँ पे उन दो फोर्सेस का रोटेशन होना पॉसिबल नहीं है, दो फोर्स रोटेट करेंगी, सबसे ज्यादा टॉर्क इसका होगा, उससे कम इसका होगा, इन दोनों का 0 होगा। फोर्स बराबर है, बॉडी भी एक है, लेकिन टॉर्क अलग अलग आ रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने डेफिनेशन लिख दी, उसके नीचे अब लिखता जा बेटे, लिख। टॉर्क डिपेंड्स ऑन द रोटेशन इफेक्ट ऑफ फोर्स बोल दो या टॉर्क बोल दो, एक ही बात है ना। और टॉर्क डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तीन चीजों पर डिपेंड करता है बेटे। किस किस पे? कितनी फोर्स कहां पर लगी, क्या डायरेक्शन थी, क्लियर है? कितनी फोर्स थी, कहां पर लगी और क्या डायरेक्शन थी। नेक्स्ट लाइन से लिख, मैथमेटिकली इट इज गिवन बाय the cross product of position of application of force and the force itself, position of application of force and the force itself. In other words, it is given by the product of force applied and the perpendicular distance it is defined as the product, क्या लिखा बेटे? It is defined as the product of, देखना मैंने शायद बोला है नहीं बोला, defined as the product of force applied and the perpendicular distance from axis of rotation
के दो अंदाज है बेटे, क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखो या ये फॉर्मूला है दैट इज एफ इंटू आर परपेंडिकुलर, एफ इंटू आर परपेंडिकुलर। फॉर्मूला कहां से बना, क्या है, इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। आओ इधर सुनना ध्यान सारे, जो ये कंसेप्ट आप समझोगे ना बेटे, दोनों कंसेप्ट नहीं है, क्लियर समझ लो, जन्नत है, दिमाग में बैठना चाहिए 101%, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ हो जाए। ध्यान से सुनना, इधर देखो, मैं आपको टॉर्क लिखना समझा रहा हूं। टॉर्क कैसे लिखा जाता है? टॉर्क होता है बेटे आर क्रॉस एफ। आर होता है पोजीशन वेक्टर उस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का, और एफ होती है फोर्स अप्लाइड। ध्यान से सुनना, मान ले कोई भी बॉडी है बेटे, ये कोई भी बॉडी है, किसी भी एक शेप, कोई भी जनरल शेप है, ठीक है, तो दो तरीके होते हैं टॉर्क लिखने के। सेम बॉडी है दोनों, और दोनों के ऊपर एक ही फोर्स अप्लाई है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई, दैट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। आप अपर व्यू देख रहे हो, ठीक है ना बेटे, अपर व्यू है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है साहब, ठीक है। इसके अक्रॉस मैंने इसको हिंज कर रखा है, इसका मोशन इस एक्सिस के अलोंग कंस्ट्रेंट है। कंस्ट्रेंट का मतलब तुम समझो अपने मन में क्या बिठाना है, यहाँ पे खोल किया, छेद कर दिया है साहब, ठीक है, और एक कील है जो इसमें होकर के पार निकल गई है। अब ये बॉडी इसी एक्सिस के अलोंग ऐसे गोल घूम सकती है, इधर उधर नहीं भाग सकती है। इसका जो मोशन है वो इस एक्सिस के अलोंग कंस्ट्रेंट है, ये मजबूर है इस एक्सिस के अलोंग रोटेट होने के लिए, ठीक है। ये एक्सिस देखो दिखाई, दोनों के सिचुएशन में फोर्स सेम ले लेता हूं, तो लेट कर यहाँ पे मैंने फोर्स अप्लाई करी, आप अपर व्यू देख रहे हो ना, तो ये एफ फोर्स अप्लाइड है साहब, और इस पर भी एफ फोर्स अप्लाइड है। ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो गया फोर्स का, क्या है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। अब ध्यान से सुनना कंसेप्ट को। पहला काम, जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है साहब, उसका पोजीशन वेक्टर दिखाइए, किससे, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है बेटे वो ये बनेगा मेरा आर वेक्टर, आर वेक्टर, क्लियर है। और इन दोनों के बीच का एंगल मैं लिख देता हूं, ये एंगल था थीटा, ठीक है। वेक्टर आप लोग जानते हो, एंगल लिखना चाहते, एंगल बिटवीन द वेक्टर समझते हैं सभी, पहली क्लास में समझाया था, व्हेन वेक्टर्स आर प्लेस्ड क्या पैरेलल टू इटसेल्फ इट नेवर चेंजेस, और एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स व्हेन प्लेस्ड टेल टू टेल इज नोन एज एंगल ऑफ वेक्टर। ये वेक्टर आर है, ये वेक्टर एफ है, दोनों के बीच का एंगल ये है, याद आया ना सभी को। जैसे ये सिचुएशन है आपके सामने, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और बीच का एंगल 120 है। ये बताना ए और बी के बीच का एंगल कितना है, 60, कितना है, 60। कैसे याद करते थे, याद है कि एंगल कैसे बोला जाता है, जब टेल से टेल आती है, तो व्हेन अ वेक्टर इज प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ इट नेवर चेंजेस, तो ए वेक्टर उठ के यहाँ आ जाएगा, अब ये एंगल आ जाएगा 60। तो बोल आर और एफ के बीच का एंगल कितना था, सर आर और एफ के बीच का एंगल था थीटा, क्लियर है, वहां पे भी दिखा दे। ये मेरा पोजीशन वेक्टर हो गया सब, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो ये आ गया थीटा, ये आर वेक्टर है सब। बात समझ में आई है, एक ही सिचुएशन है ये, दो तरीके से टॉर्क लिखा जाता है। अब ध्यान से सुनना, पहला तरीका, टॉर्क लिखने का पहला तरीका होता है बेटे, या तो आप फोर्स को, एक तरीका तो या तो आप फोर्स को रिजॉल्व करो, और एक तरीका है या फिर आप आर को रिजॉल्व करो, तो ये दोनों वेक्टर है। तो पहला तरीका है फोर्स को रिजॉल्व करना। फोर्स को रिजॉल्व करने का एक मेथड है, ऐसे नहीं कि कहीं भी रिजॉल्व कर दोगे, ठीक है। ध्यान से सुनना कैसे रिजॉल्व होती है। फोर्स का एक कंपोनेंट इस आर के अलोंग होना चाहिए, मतलब इसको रिजॉल्व करूंगा तो एक कंपोनेंट इस साइड और एक इस पे नॉर्मल होगा, जो नॉर्मल होगा वो ये हो गया सब। बात समझ में आती है, एक कंपोनेंट तो आर के अलोंग और एक कंपोनेंट उस पर नॉर्मल, ठीक है। और नॉर्मल किस हिसाब से जाएगा वो तुम्हारे सामने है, ठीक है। ये आप बड़े बच्चों जानते हो, ये वेक्टर रिजॉल्व हुआ है तो एक इधर है तो एक इसी साइड आएगा, इधर मत ले आना, ठीक है बेटे। इस कंसेप्ट में बस गलती ये मत कर देना, बच्चे इसमें करते क्या है कि इसको ऐसे रिजॉल्व कर देते हैं, मानते हैं इधर एक्स उधर वाई, नहीं, ये आर के अलोंग रिजॉल्व है बेटे। किसके अलोंग रिजॉल्व है, आर के अलोंग, क्लियर है। तो ये वाला कंपोनेंट बन जाएगा एफ कॉस थीटा और ये वाला कंपोनेंट हो गया एफ साइन थीटा। बात समझ में आई है, क्लियर है। ये जो कंपोनेंट है जो आर के अलोंग है बेटे, इसका नाम होता है रेडियल कंपोनेंट।
क्या नाम होता है? रेडियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, और इसका नाम होता है टेंजेंशियल कंपोनेंट, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। तो पहला काम है फोर्स को रिजॉल्व कर दो। कौन कौन से कंपोनेंट में सर? एफ के अंदर, और एफ रेडियल में, और एफ टेंजेंशियल में। फिर मैं आपसे कह रहा हूं ऐसा मत कर देना बेटे कि जैसे ये आर था और ये एफ है, ध्यान से सुनना। तो ये रिजॉल्व बच्चा ना ऐसे कर देता है जल्दीबाजी में, ऐसे नहीं साहब, ये गलत है रिजोल्यूशन, ये नहीं है, ये रिजोल्यूशन है। आर के अलोंग जाएगा एक, तो एक इस साइड है और एक उस पर नॉर्मल है, ये है। ये कंसेप्ट गलत है ये वाला, ये ध्यान रखना। एक रेडियल टूटेगा और एक कंपोनेंट जो आर के अलोंग होता है वो रेडियल होता है, जो उस पर नॉर्मल होता है साहब वो टेंजेंशियल होता है। और तुम बड़े बच्चे हो, सोच समझ के जवाब देना। ये एफ तो रिजॉल्व हो गया, इसका तो चक्कर खत्म हुआ। अब तू एफ कॉस थीटा को ध्यान से देख, एफ कॉस थीटा को, ये वही काम हो गया जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रहा है। देख ये आ गया एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। इसका मतलब ये है कि एफ कॉस थीटा बॉडी को रोटेट करा दे, पॉसिबल ही नहीं है। एफ कॉस थीटा बॉडी को रोटेट करा दे, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये एक्सिस के अलोंग गया, और ये हमारी प्रीवियस नॉलेज कहती है कि ये इसे घुमा नहीं सकता चाहे कुछ हो जाओ। तो साहब कौन सा बचा? सर एफ साइन थीटा। और एफ साइन थीटा को देख क्या वो आर पे नॉर्मल है? आर पे नॉर्मल है क्योंकि ये सीधी लाइन है और इस पे ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। आ गया ना, फोर्स इंटू आर परपेंडिकुलर। तो बोलिए साहब अब फोर्स कितनी है? सर एफ साइन थीटा। और आर परपेंडिकुलर क्या है? खुद आर ही परपेंडिकुलर है सर, खुद आर क्या है? परपेंडिकुलर है। तो हाउ टू राइट द टॉर्क? टॉर्क लिखने का तरीका होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो टॉर्क लिखा जाएगा बेटे फोर्स एफ साइन थीटा इंटू आर, और इसी को मैं लिख देता हूं तो दैट वैल्यू बिकम आर एफ साइन थीटा। और तुम बड़े बच्चे हो, ए बी साइन थीटा, ए क्रॉस बी, तो टाउ की वैल्यू हो गई आर क्रॉस एफ। ये वही आया ना जनरल। एफ क्या चीज होती है? एफ होती है जो मेन फोर्स है, आर क्या है? पोजीशन वेक्टर है। तो ये फॉर्मूला कहां से बना वो तेरे सामने ही आ गया। तो एक अंदाज तो ये था कि एफ को रिजॉल्व किया जाए, एक अंदाज है आप आर को रिजॉल्व कर दो। किसको? आर को। आर को कैसे रिजॉल्व करते हैं उसका अंदाजा देखना, इधर देखना। आर को रिजॉल्व करने का तरीका ये होता है, आर को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करिए। कौन कौन से? एक तो ये, ध्यान से देखियो, और एक इस पे नॉर्मल है। पकड़ बात को, ध्यान, अगर समझ पाया मजा आ जाए बात का। कैसे किया है? एक कंपोनेंट तो लिया है बेटे किसके ऊपर? ये इस हिसाब से रिजॉल्व किया है। एक कंपोनेंट तो मुझे चाहिए इधर इस डॉट की तरफ, ये कंपोनेंट है साहब, और एक कंपोनेंट वो ऊपर वाला है। दो कंपोनेंट है। बच्चा बोले सर आपने ना पहले इसमें डॉट डॉट एक लाइन डाल ली थी, फिर उसे रिजॉल्व करके दिखाया है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। जब हम लोग आर को रिजॉल्व करते हैं बेटे, तो आर ऐसे रिजॉल्व किया जाता है कि आर जो है वो फोर्स के ऊपर नॉर्मल होना चाहिए, इसका ये एक कंपोनेंट, ये फोर्स है। तो मैं इसको पीछे डॉट डॉट डाल करके ले आया था पीछे की तरफ, इस हिसाब से डॉट डॉट ले आया इसके, और आपको ये महसूस होना चाहिए कि ये चीज इस पे नॉर्मल है, ये 90। ये जो डॉट डॉट मैंने डाले हैं ना बेटे, इसे बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन, LINE, लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन। और जो ये वाला कंपोनेंट तुझे को दिखाया है ना, ये वाला कंपोनेंट, ये जो कि आज तुझे इसके ऊपर नॉर्मल दिखाई देता है, ये कंपोनेंट, इसे बोला जाता है मूवमेंट आर्म, MOMENT, मूवमेंट आर्म। तो एक तरीका है कि आर को रिजॉल्व करो।
अब इसको ना एक सीधा साधा इसको आर को रिजॉल्व करने में कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। क्लियर सुन लो, ऐसे रिजॉल्व होता है। उसका एक कंपोनेंट लाइन ऑफ एक्शन पे नॉर्मल होना चाहिए, लाइन ऑफ एक्शन पे नॉर्मल होना चाहिए। तो इसको ऐसे ना याद करके आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, ध्यान से सुनना। कैसे कि फोर्स को एक्स्ट्रापोलेट कर लो, कर ले, और फिर यहां से इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल दो, परपेंडिकुलर डाल दो, परपेंडिकुलर। तो देख ये आ गया फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये बच्चा बोला ये वाला कंपोनेंट कहां गया, ये ध्यान से देख, ये तो काम का ही नहीं है, ये तो यहीं से पास हो रहा है, ये तो एक्सिस से ही पास हो रहा है। तो ये तो अपने काम का है नहीं, काम का ये है। ये कितना है ये सुन ले, देख ये एंगल थीटा है तो बेटे ये एंगल भी थीटा होगा। तो R और F के बीच का एंगल कितना था सर, R और F के बीच का जो एंगल मुझे गिवन कर रखा है आपने वो थीटा था। तो ये थीटा तो ये भी थीटा, ये 90, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर, तो ये वैल्यू R साइन थीटा आएगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चेक कर लो। तो R परपेंडिकुलर का जो यहाँ पे नाम है वो R साइन थीटा है। और ये हमेशा नियम है, क्लियर सुन लो हमेशा के लिए, R और F के बीच एंगल अगर थीटा होगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा R साइन थीटा होगा, ऑलवेज। कॉस का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, बस शर्त यह है कि थीटा R और F के बीच में दिखा रखा हो पेपर वाले ने। ये नाम A दे देगा तो A साइन थीटा, B दे देगा B साइन थीटा, R दिया है R साइन थीटा, फिक्स है ये डिस्टेंस, परपेंडिकुलर यही आता हमेशा। बस शर्त यह है थीटा R और F के बीच में होना चाहिए। हाउ टू राइट टॉर्क कैसे लिखूं साहब, तो टॉर्क लिखने का तरीका है सर R परपेंडिकुलर गुणा में फोर्स। R परपेंडिकुलर कितना है सर, वो है R साइन थीटा, फोर्स कितनी है सर F है, इसी को ध्यान से देख लिखा गया तो ये हो गया R F साइन थीटा, और इसको और शॉर्ट फॉर्म में करके लिखा तो ये हो गया R क्रॉस F। ये तो वही अंदाजा है क्या, वही है सेम। ये एग्जाम्पल मुझे क्या समझा के जाते हैं, तो ये एग्जाम्पल मुझे एक बात समझा देते हैं सर, टॉर्क लिखने के दो तरीके हैं दुनिया में, सिर्फ दो हैं, आपको जो अच्छा लगे आप उसे यूज करिएगा। पहला तरीका, दी गई फोर्स को रिजॉल्व कर दो। कैसे कंपोनेंट में तोड़ो, दो कंपोनेंट में, एक रेडियल होना चाहिए, एक टेंजेंशियल होना चाहिए। रेडियल वाला लिया नहीं जाता, टेंजेंशियल वाला काम का होता है। विच कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द टर्निंग इफेक्ट, आंसर इज F साइन थीटा, टेंजेंशियल कंपोनेंट। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है फोर्स को एक्स्ट्रापोलेट करो, और तब तक एक्स्ट्रापोलेट करते रहो जब तक वहां से R परपेंडिकुलर ना मिल जाए, और जैसे R परपेंडिकुलर मिल जाए तुरंत रुक जाओ, R परपेंडिकुलर की मल्टीप्लाई फोर्स से कर दो, खत्म। R परपेंडिकुलर की मल्टीप्लाई फोर्स से कर दो, टॉर्क आ गया साहब। बात समझ में आती है? तो जहां पर आप ये फॉर्मूला आपने लिख लिया ना, उसके नीचे हिंदी में लिख देना, हिंदी में लाइन कि टॉर्क लिखने के दो मेथड होते हैं, ठीक है। पहला मेथड फोर्स रिजॉल्व करके, दूसरा मेथड फोर्स एक्स्ट्रापोलेट करके या R रिजॉल्व करके। ये दोनों एक ही बात बोल दी जाती है, फोर्स एक्स्ट्रापोलेट करना सीख लो या R को रिजॉल्व करना सीख लो। R रिजॉल्व आपको हमेशा कंफ्यूज करेगा, इसलिए एक्स्ट्रापोलेट लिख लो, ज्यादा अच्छा है। पर ये तरीके दो ही हैं दुनिया में, ठीक है। एक न्यूमेरिकल कराता हूं, दोनों कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। स्क्रीन को रोक, फटाफट उतार इसे। आजा बेटे, तो पहले इसकी यूनिट वगैरह लिख लो बेटे, ठीक है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मार्क कर लिया था, यहाँ पे पॉइंट O डाल लो, क्योंकि कुछ बच्चे इतना छोटा उसको मार्क करते हैं, उनको ध्यान ही नहीं रहता, ये O ओरिजिन हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो ये हो गया R साइन थीटा F, ये F cos F साइन। 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा ये कि विच कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द टर्निंग इफेक्ट। तो आंसर आपका F साइन थीटा। तो टॉर्क लिखने का जो फॉर्मूला है, तरीका है बेटे न्यूमेरिकल में, वो दो तरीके हैं, सही है।
और एक अपना ये तो फॉर्मूला है ही आर क्रॉस एफ, जब वेक्टर की फॉर्म में दे रखा होगा तो क्रॉस प्रोडक्ट तो कर ही लोगे बेटे, ठीक है ना। ये तो छोटे बच्चों वाली बातें हो गई। आर वेक्टर दे रखा है, एफ वेक्टर दे रखा है, टॉप लिखवाया है तो सब क्रॉस करना मुझे आता ही है। और आप इसको एफ क्रॉस आर नहीं लिख सकते, आर क्रॉस एफ को एफ क्रॉस आर नहीं लिख सकते। ये मैंने आपको जब वो क्या नाम है क्रॉस पढ़ाया था बहुत बारीकी से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो फॉर्मूला आ गया सब, टाउ इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ, ठीक है साहब। इसको मैं लिख देता हूं टाउ इक्वल्स टू आर एफ साइन थीटा, ये मैग्नीट्यूड हो गया इसका, ठीक है ना। और थीटा क्या है, किसके बीच का एंगल होता है, ध्यान रखना है कि वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन आर एंड एफ, आर और एफ के बीच का एंगल है सब। यहाँ पे 2-3 कंसेप्ट पूछ लिए जाते हैं बेटे, ध्यान से सुनियो कि व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री तो साइन 0 की वैल्यू 0, तो टाउ की वैल्यू 0, तो दिस इज द कंडीशन फॉर द स्टेबल इक्विलिब्रियम। बच्चा बोला सर स्टेबल इक्विलिब्रियम तो एक बार ना हम लोगों को अपने वर्क एनर्जी पावर में बहुत बारीकी से एक्सप्लेन किया था, पूरी एक क्लास लगाई थी साहब मैंने इसके ऊपर आपके साथ। स्टेबल इक्विलिब्रियम थीटा इक्वल्स टू 0, अपने माइंड में याद कर स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता था। ये वाली फिगर सबसे बेस्ट एग्जांपल है स्टेबल इक्विलिब्रियम को समझाने के लिए। एक बॉडी यहाँ पर थी साहब, तूने इधर लेके गया, तू उसे छोड़ दे, अपने आप उल्टी आ जाएगी घूम घाम के, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। एक बॉडी यहाँ पर थी, तूने फूंक भी मार दी, हिला दी, वापस आ जाए, पॉसिबल नहीं है, अनस्टेबल है। एक बॉडी यहाँ पर है, ये न्यूट्रल होती, याद आया। 3 तरह का इक्विलिब्रियम होता है, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। यहाँ पे स्टेबल और अनस्टेबल पढ़ा जाना है। स्टेबल का यहाँ पे क्या मतलब है सर, जब मैं समझाता हूँ तेरे स्टेबल का मतलब, मजा आ जाएगा, बात को समझियो। ये दरवाजा है घर का, आप इसको अपर व्यू है, ये आपका अपर व्यू, ध्यान से सुन लो। ये उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मतलब यहाँ कब्जे लगे हुए, आप ऊपर से देखते हो। अब तू करियो क्या कि यहाँ पे खड़ा होकर के दरवाजे को इधर फोर्स लगाइयो, दरवाजे के ऊपर इधर, और पोजीशन वेक्टर इसका ये हो जाएगा। तो बोल आर और एफ के बीच का एंगल कितना है, 0 है 0। तू मतलब फोर्स क्या लगाइयो, जो उसका हैंडल है ना बेटे, हैंडल बिल्कुल दरवाजे के सामने खड़ा होके, जैसे ये दरवाजा है सब, क्लियर है, बिल्कुल सीधा दरवाजा, सही है। और यहाँ पे ऐसे पकड़ के या उसके हैंडल को ही पकड़ के बिल्कुल सीधा खींचियो पैरेलल टू दिस प्लेन, और बिल्कुल बेशक से लटक जाइए उसके ऊपर, बिल्कुल सामने। दरवाजा हिलेगा ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, खुल जाए इधर उधर हो जाए, पॉसिबल ही नहीं। फिर अपने भाई को बुलाइयो, छोटे से भाई को, छोटा मतलब है कि जो कम फोर्स लगाए, उसे कहियो कि थोड़ी सी इस पर फोर्स अप्लाई कर। वो थोड़ी सी उस पर फोर्स अप्लाई करेगा, तू इधर लटका हुआ है, वो वापस तू उधर, वो तो फोर्स थोड़ी लगाएगा, वो उधर भागेगा दरवाजा, और जैसे वो हटेगा तू वापस अपने आप खींच देगा उसे, क्योंकि तू लटका हुआ है उस साइड, इधर फोर्स लगा रखी है तूने। तो when body is displaced from its equilibrium position in either direction, it regains its original position on its own, then body is said to be in stable equilibrium। और उसी दरवाजे के साथ तेरे को काम क्या करना है कि दरवाजे, जो ये दरवाजा था, इस पे यहाँ खड़े होकर के, यहाँ हैंडल है ना, साइड है ये, यहाँ साइड में हैंडल है, उस पर अंदर की तरफ धक्का लगाइयो, अंदर की तरफ जोर लगाइयो, और उसको रोक के रखियो ऐसे, बिल्कुल हो गया। अब अपने भाई से कहियो कि तू इस पर फोर्स अप्लाई कर। जैसे वो फोर्स अप्लाई करेगा, दरवाजा बहुत तेजी से घूमेगा, तेजी फोर्स के कारण। तो आज जब अगर इसी दरवाजे के ऊपर बेटे थीटा 180 सेट कर लिया जाए कि व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो टाउ तब भी 0 होगा। ये सिचुएशन कहलाती है अनस्टेबल कंडीशन, मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। इस सिचुएशन में क्या होगा कि ये जो दरवाजा है तेरा, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन थी उसकी, यहाँ पे तूने फोर्स इस साइड अप्लाई करी, ये अपर व्यू है, और ये तेरा आर था, दोनों के बीच का एंगल 180 था। आप दरवाजे का सहारा लेके भी खड़े हो जाओ, जैसे दरवाजा साइड में, ऐसे सहारा लेके उसका खड़े हो जाओ। दरवाजा ऐसे है, उसका थोड़ा सहारा लेके खड़े हो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और पीछे से तू आराम से मस्त खड़ा है, बॉडी रेस्ट, सिस्टम रेस्ट पे साथ, किसी ने आके थोड़ा सा दरवाजा हिला दिया, तू बैठ गिरेगा आगे जाके। क्यों हुआ साहब ऐसा? दरवाजा तुरंत गिर जाएगा, वो क्या नाम है, गोल घूम जाएगा। आज इक्विलिब्रियम में था लेकिन वो अनस्टेबल में था। और तीसरी कंडीशन टाउ मैक्स की बनती है बेटे, यहाँ 1 मार्क्स में पूछा जाता है कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ओ सॉरी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, सॉरी 90, तो दिस इज द कंडीशन फॉर टाउ मैक्स। मैक्सिमम टॉर्क तब लगता है जब थीटा 90 होता है, 90 हो गया तो आर एफ बचेगा, आर इंटू एफ। ये कौन सी सिचुएशन है? ये सिचुएशन होती है जब दरवाजे को खोलते समय फोर्स परपेंडिकुलर लगती है, सबसे ज्यादा टॉर्क लगता है उस टाइम पे। बात समझ में आई है? तो जो बड़े बड़े महल, बड़े बड़े दरवाजे होते हैं, बाहुबली के अंदर आप देखा होगा तो बड़े बड़े दरवाजे, तो जब उनको खोला जाता है तो फोर्स उन पर परपेंडिकुलर लगाई जाती है। कोशिश यही रखी जाती है कि आप उसे नॉर्मल करो, अप्लाई करो। नॉर्मल लगाने से टॉर्क मैक्स हो जाता है, टॉर्क मैक्स होगा तो आसानी से खुल जाएगा। ठीक है बेटे? तो ये 1 मार्क्स में आते हैं। एसआई यूनिट बता दे, यहाँ पे एसआई भी साथ साथ लिख दे। एसआई यूनिट बोलिए साहब, एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? तो बेटे ये हो गया आपका मीटर, ये हो गई न्यूटन, तो एसआई यूनिट न्यूटन मीटर। बच्चा बोला सर ऐसा ये एसआई यूनिट तो उसकी भी थी, क्या कहते हैं हमारी वर्क की। हाँ साहब, जूल की भी यही है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। ठीक है बेटे, वही है। डायमेंशन फॉर्मूला बोलते साहब क्या बन जाएगा? फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो ml/t-2। क्लियर है? डायमेंशन फॉर्मूला एसआई यूनिट, ठीक है, सीजीएस। और क्वांटिटी कैसी है? वेक्टर। तो अब हम वेक्टर को डिस्कस करते हैं। आप एक बार स्क्रीन को रोको और इसको नोट करो फटाफट। आ जाओ बेटे। तो ये ऐसा ही हो गई, डायमेंशन फॉर्मूला हो गया, उसके नीचे लिख दे इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और क्वांटिटी अगर वेक्टर है बेटे, क्वांटिटी अगर वेक्टर है तो फिर दो चीजें होती हैं उसकी, एक मैग्नीट्यूड होती है और एक डायरेक्शन। एक उसका मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन होती है। अब हम इसका थोड़ा सा डायरेक्शन के बारे में समझ लें, क्योंकि डायरेक्शन मेन है बेटे टॉर्क की। मैग्नीट्यूड लिखना तो सीख लिया, ठीक है, एक दो न्यूमेरिकल करेंगे उस पर क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। तो मेन है बेटे इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और क्वांटिटी वेक्टर है तो फिर दो चीजें हमको लिखनी है बेटे इसकी, क्या क्या? एक इसका मैग्नीट्यूड और एक इसकी डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो अभी आपने देख ही लिया बेटे, टाउ की वैल्यू होती है आर एफ साइन थीटा। लिखने का अंदाज देख लिया, दो अंदाज थे, है ना, एफ परपेंडिकुलर इंटू आर, और एक दूसरा ये लिखा था अभी डायरेक्शन। डायरेक्शन में आपको बेटे क्रॉस प्रोडक्ट में कमांड करा चुका हूं, सही है नहीं? डायरेक्शन कौन देता है? डायरेक्शन देता है राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल तुमको याद होगा, सबको याद है? पहले तो राइट हैंड कौन सा है उसे उठा लो। राइट हैंड है साहब। राइट हैंड में तीन चीजें हैं, एक तो इन उंगलियों का खेल है, एक इस अंगूठे का खेल है। अब मुझे ध्यान नहीं है कि मैंने आपको जुगाड़ नियम समझाया था या कर्ल करना ही समझाया था। जुगाड़ ही ज्यादा बेटर है, पहले नियम देख लेते हैं। नियम ये होता है, याद कर इधर, जैसे समझियो बेटे, एक वेक्टर इस साइड है, वेक्टर का नाम है ए, एक वेक्टर इस साइड है, वेक्टर का नाम है बी, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। मेरे से कहता है फाइंड राइट द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी की डायरेक्शन लिखो साहब, डायरेक्शन बताओ ए क्रॉस बी की। तो राइट हैंड लिया,
जो पहले लिखा हुआ है पहले उसकी तरफ उंगली कर दी साहब, और जो बाद में लिखा हुआ है वो उंगलियां उसकी तरफ बी की तरफ मोड़नी होती है, ऐसे कर्ल करनी होती है, ऐसे कर्ल। तो जो स्ट्रेच्ड थंब होता है, खिंचाव जिस अंगूठे में खिंचाव हो, तो जो स्ट्रेच्ड थंब होता है ना बेटे, वो आपको क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन देता है। तो ए और बी मैंने आज इस बोर्ड के प्लेन पे बनाए हुए हैं, तो जो यहाँ पे जो सी वेक्टर आएगा वो आउटवर्ड वेक्टर हो जाएगा, जो क्रॉस होने के बाद आएगा उसकी डायरेक्शन किधर होगी, आउटवर्ड। बात समझ में आई है? इसी एग्जांपल में अगर तू कहता है मैं तो सर बी क्रॉस ए लिखूंगा, देखना ये बी है और ये ए था, बीच का एंगल थीटा था, तू डायरेक्शन लिखना चाहता है बी क्रॉस ए की, तो जो पहले लिखा है उसकी तरफ उंगली कर, ये रही साहब, और दूसरे की तरफ उंगलियों को कर्ल करना होता है। तो जब कर्ल करूंगा तो उंगलियां ऐसे कर्ल होंगी, ये तो अंगूठा किधर गया, अंदर गया साहब, राइट हैंड का अंगूठा किधर गया, अंदर। तो डायरेक्शन जो सी की है वो इनवर्ड हो गई, ये क्रॉस का साइन है, क्रॉस वो आउटवर्ड है। अब मैंने जब आपको समझाया था तो मैंने आपसे ये कहा था कि बेटे दुनिया जानती है उंगलियां कर्ल करनी है, आदमी की उंगलियां हैं तो कॉमन सेंस है जिधर हथेली होगी उधर ही कर्ल होगी, भूत तो है नहीं जो उल्टा पीछे की तरफ कर्ल कर दे इनको। तो जब वो इधर ही कर्ल होगी तो क्यों जोर लगाएं कर्ल करने पे, तो सीधा हिसाब करना होता है। ध्यान से सुनियो कैसे बोलता हूं मैं इसे, पहले को उंगली दूसरे को हथेली, जो पहले लिखा है उसकी तरफ उंगली कर दो, हथेली उधर होनी चाहिए जिधर दूसरा हो, जिधर अंगूठा वो डायरेक्शन। पहले को उंगली दूसरे को हथेली, उंगली इस साइड, हथेली उधर जानी चाहिए जिधर दूसरा पड़ रहा है, दूसरा इस साइड है तो हथेली इधर ही रहनी चाहिए नीचे इस साइड में। ये इधर है ये इधर है उससे मतलब नहीं है, इस साइड है यहाँ पर है यहाँ पे कहीं पे भी हो, होना इस इलाके में चाहिए, इस इलाके में हथेली उधर, ये इनवर्ड हो गया साहब, खत्म। ये राइट हैंड था। और हाँ तो बोलो, पहले को उंगली दूसरे को हथेली, क्रॉस की डायरेक्शन अंगूठा दे के जाएगा। ये मैं दरवाजे पे एक्स वो लगाता हूं, एक बार दरवाजे पे देखना, ये अपर व्यू था वही सेम है साहब, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये आर वेक्टर हो गया, फोर्स अप्लाई हुई इस हिसाब से, ये फोर्स अप्लाई हुई। टॉर्क की डायरेक्शन बताइए, टॉर्क की। तो पहली बात तो आर अपने मन में बिठाया, तुरंत ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो गया, तो सर ये तो आर हो गया, आर वेक्टर, बहुत सही बात है। और फोर्स को भी अगर एक्स्ट्रा प्लॉट कर लेता हूं तो ये फोर्स हो गई साहब। पहले को उंगली दूसरे को हथेली, उंगली उस साइड है, एफ ऊपर है, अंगूठा बाहर, तो जो टॉर्क की डायरेक्शन है वो आउटवर्ड है, टॉर्क की डायरेक्शन किधर है, आउटवर्ड है, ये रही आउटवर्ड। बच्चा बोला बड़े तेज हो सर, यहाँ पे तो फोर्स और आर यहाँ दिखाया, टॉर्क यहाँ दिखा दिया। हाँ साहब, एक्सियल वेक्टर होता है, कहाँ रिप्रेजेंट होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन पर, एक्सिस ऑफ रोटेशन पर। बेशक से 10 बच्चे फोर्स लगाने लग जाओ, टॉर्क तो यहीं आएगा। तो जब किसी दरवाजे को खोला जाता है या बंद किया जाता है, जो टॉर्क एक्टाइल होता है वो कब्जों पे लगता है ऊपर और नीचे की तरफ। अगर ऐसे हुआ है तो टॉर्क आउटवर्ड आ गया, और इसी पर कोई बच्चा इधर से फोर्स लगा दे दूसरी साइड से, वो सही बात है नहीं, टॉर्क इनवर्ड चला जाएगा। तो खड़े होकर के एक बार दरवाजे के हैंडल को पकड़ के स्टॉक के कंसेप्ट को अप्लाई करके देखना। आप हैंडल पे दो तरीके से फोर्स अप्लाई करते हो, या तो उसे पुश कर रहे हो या पुल कर रहे हो, और उस हैंडल के लिए एक्सिस से आर बन के आ जाएगा, आर और आपकी फोर्स क्रॉस करके देख लो, या तो अपवर्ड जाएगा या डाउनवर्ड जाएगा। और ये यहाँ पे अप्लाई होती है फोर्स, लेकिन टॉर्क होता है सूडो वेक्टर है, कहाँ अप्लाई होता है, एक्सियल है, एक्सिस पे अप्लाई होता है। किस पे अप्लाई होता है, एक्सिस के ऊपर। फोर्स चाहे यहाँ, एक बच्चा यहाँ लगाता है, यहाँ लगाते, यहाँ लगाते, यहाँ लगाते, पहले का टॉर्क ये रहा, यहाँ भी लगाएगा तो दूसरे का भी यहीं आएगा, तीसरे का भी यहीं आएगा।
अब जैसे मानना इसके अंदर दो फोर्स, ध्यान से समझना, यही था, ये F1 फोर्स थी, इसकी वजह से टाउ 1 हो गया सर। एक बच्चे ने फोर्स यहाँ लगा दी, ये F2 है, इस फोर्स का पोजीशन वेक्टर ये बनेगा, ये एक्सिस, तो इसका भी टाउ इधर ही आएगा। हाँ साहब, तो इसका भी टाउ भी आउटवर्ड होगा। सर क्या ये दोनों टॉर्क एक ही लाइन पर है? यस, क्योंकि दोनों एक्सियल है। तो बोलिए दरवाजे पर नेट टॉर्क कितना हो जाएगा? टाउ नेट। तो सर ये हो जाएगा टाउ 1 प्लस में टाउ 2। बच्चा बोला सर आपने तो एल्जेब्रिक सम कर दिया इसका। हाँ एल्जेब्रिक कर दिया ये, क्योंकि ये दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में थे, आउटवर्ड थे और एक ही लाइन पे थे, एक ही लाइन पे थे, दोनों सम हो गए। एक और लग जाता टाउ 3 और जुड़ जाता। फोर्स कहीं लिखो, फोर्स कहीं लग रही है, लगने दो, लेकिन जो टॉर्क है वो आएगा एक्सिस पे, एक्सियल वेक्टर है वो। कैसा वेक्टर है? एक्सियल, इसलिए आएगा कहां पर? एक्सिस के ऊपर आएगा, चाहे कुछ हो जाए। बात समझ में आती है? तो टाउ 1 प्लस टाउ 2, तीसरा आएगा टाउ 3 हो जाता, 4 आते टाउ 4 हो जाता। बच्चा बोला सर एक बाई चांस इधर से लगा देता तो साहब वो इनवर्ड हो जाता, तो माइनस हो जाता। जैसे अगर ये F2 इधर ना लग के ऐसे लग जाती है ऐसे, तो उसकी डायरेक्शन निकाल के देखो इनवर्ड जा रही है, तो हो जाता टाउ 1 माइनस टाउ 2। जो बड़ा होता है उसमें से छोटा घटा देते हैं, और न्यूमेरिकल देखेंगे जब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो डायरेक्शन होती है राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल मुझे बहुत बारीकी से समझ में आता है, बहुत मेहनत करी थी मैंने इसके ऊपर क्रॉस प्रोडक्ट में, याद है? पहले को उंगली, दूसरे को हथेली, अंगूठा डायरेक्शन देके जाएगा सर। किसकी? टॉर्क की। फोर्स कहीं लगती है, लगने दो, लेकिन जो टॉर्क होता है वो एक्सियल वेक्टर होता है, हमेशा कहाँ अप्लाई होता है? एक्सिस के ऊपर। इसकी करो फटाफट नोट कर। आज एक क्वेश्चन लिख, क्वेश्चन बना कि कैलकुलेट द फोर्स फॉर द गिवन पेंडुलम, कैलकुलेट द टॉर्क फॉर द गिवन पेंडुलम। दिए गए पेंडुलम के लिए टॉर्क लिखिए। अब इस न्यूमेरिकल में आपको एक कंसेप्ट पकड़ना है, जो अभी ये एक्सप्लेन करा था ना कि टॉर्क लिखने के दो मेथड हैं, तो तुम्हें ये देखना है कि कौन सा मेथड आसान पड़ता है टॉर्क लिखने के लिए। सिंपल पेंडुलम है मेरे पास एक, कहता है टॉर्क लिखिए। आ जाओ साहब, ये सिचुएशन दे रखी है साहब, ये m मास का बॉब है और किसी एंगल थीटा पर दिया हुआ था लेंथ l है, ठीक है। तो मैंने टॉर्क लिखने के आपको दो अंदाज कहे थे बेटे, कोई सा भी अंदाज जो अच्छा लगे आप उसे पकड़ लीजिएगा। तो जो आप कहोगे मैं तो उसी से करा देता, लेकिन आप घर पे बैठे हो, आप मुझे कह नहीं पाओगे कौन सा करो, तो मुझे जो अच्छा लगता मैं वो करा दूंगा, ठीक है। अब दोनों समझा देता हूँ, फिर आगे के लिए कौन सा पकड़ना है। तो मैं तो ज़्यादा प्रेफर करता हूँ बेटे, सच्चाई बताऊँ तो फोर्स को रिजॉल्व करना, एक्स्ट्रा प्लॉट नहीं रिजॉल्व करना। और बुक वाले ज़्यादातर एक्स्ट्रा प्लॉट वाला उसे देते हैं, ठीक है। जो अच्छा लगे आप उसको कर लेना, एक कंसेप्ट देख लो बस। मुझे कहता है कि साहब टॉर्क लिखिए, एल लेंथ है, क्या लिखिए? टॉर्क। किसके कहता हूँ? एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ है। तो ये बात समझ में आती है, पेंडुलम कुछ ऐसे रोटेट होगा, ऐसे यहाँ से ऐसे आएगा वापस जाएगा, ठीक है ना। तो हमें तो रोटेशन का टॉर्क लिखना है बस, ठीक है साहब। सर पहला नियम है फोर्स दिखाओ, तो फोर्स मैंने दिखाई सर, इसके ऊपर ये फोर्स थी mg, ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है साहब, ये फोर्स हो गई। तो पहला तो सर आपने ये कहा मेथड था कि फोर्स को रिजॉल्व करो। अब ध्यान से सुनना, ये पॉइंट ऑफ वो है, क्या नाम है, जहाँ पे वो एक्सिस ऑफ रोटेशन का, और ये मेरे लिए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का आर बन गया। इसको रिजॉल्व करना है तो रिजॉल्व करेंगे दो कंपोनेंट में, एक आर के एलोंग और एक उस पे नॉर्मल। ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, जिसके कारण ये mg cos थीटा बचेगा और ये हो जाएगा mg sin थीटा।
mg cos थीटा टॉर्क लगा दे, पॉसिबल नहीं है, mg sin थीटा बचा तो टॉर्क की वैल्यू हो गई mg sin थीटा, फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस l है l, तो टाउ की वैल्यू आ गई mg l sin थीटा। रही बात डायरेक्शन की, डायरेक्शन बता दो साहब, तो डायरेक्शन देखना, डायरेक्शन राइट हैंड, ये रहा सर, ये फोर्स है, ये फोर्स, ये आर की तरफ उंगली देख, आर सीधा आ रहा है ऐसे, आर की तरफ उंगली, तो ये आर में एक सी को मान लो ये आर ही जा रहा है, और ये इस साइड आर से इस साइड रह गया तो हथेली इस साइड आ जाएगी, अंगूठा अंदर है, तो जो टाउ की डायरेक्शन है वो इनवर्ड है। कहाँ पे रिप्रेजेंट होगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, एक तरीका हो गया फोर्स रिजॉल्व। दूसरा क्या था? फोर्स एक्स्ट्रा प्लॉट। ध्यान से सुनिए, ये मुझे फोर्स दे रखी थी साहब, कहता है इसको एक्स्ट्रा प्लॉट करो, और तब तक एक्स्ट्रा प्लॉट करते जाओ जब तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना आ जाए किससे? एक्सिस ऑफ रोटेशन से। ध्यान से सुनना बात को, ये फोर्स है, एक्स्ट्रा प्लॉट करूं, बच्चा बोला सर आगे की तरफ एक्स्ट्रा प्लॉट या पीछे की तरफ एक्स्ट्रा प्लॉट, तो तुम बड़े बच्चे हो, अगर ये आगे एक्स्ट्रा, क्योंकि न्यूमेरिकल में किधर भी हो सकती है बेटे, ठीक है, वो डिपेंड करेगा न्यूमेरिकल के केस पे। अगर आप आगे एक्स्ट्रा प्लॉट करोगे तो यहाँ से कोई परपेंडिकुलर आ जाए पॉसिबल ही नहीं है, तो इसका मतलब पीछे एक्स्ट्रा प्लॉट होगी, तो लाइन ऑफ एक्शन जो जाएगा उसका वो ये जाएगा, ये लाइन ऑफ एक्शन होगी सर। अब जब ये लाइन ऑफ एक्शन हो गया तो ये परपेंडिकुलर सेट हो गया, ये बन गया आर परपेंडिकुलर। इसने मेरे से एंगल थीटा दिया था तो ये थीटा हो गया, तो ये हो गया बेटे एल साइन थीटा। ये मैंने आपको बोला भी था अभी, ये हमेशा साइन ही आता है। कैसे देखूं? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो बोलता हो तो फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स का नाम है सर mg, परपेंडिकुलर हो गया l sin थीटा। देखिए ये वही आंसर है, mg l sin थीटा। हाँ सर ये वही आंसर है। डायरेक्शन तो ये वही आनी है, डायरेक्शन का तो एक ही नियम है, टाउ इनवर्ड ही आएगा। कौन सा मेथड अच्छा लगा? एक्स्ट्रा प्लॉट या क्रॉस? जो आपको अच्छा लगे आप उसे पकड़िएगा, दोनों 101% वैलिड है, करेक्ट है, लेकिन ज्यादा अच्छा है ये वाला। फोर्स को रिजॉल्व कर दो, लेकिन रिजॉल्व करते समय ध्यान रखना है कि एक कंपोनेंट आर के अलोंग जाता है। बच्चों की आदत क्या होती है? रिजॉल्व ऐसे करा, ऐसे किया, एक्स और वाई पे रिजॉल्व करते नहीं, ये आर परपेंडिकुलर, सॉरी आर क्या नाम है एलोंग, और उसके परपेंडिकुलर रिजॉल्व करते हैं फोर्स को। बात समझ में आई है? तो अब इसके नीचे अपना जो भी हिंदी में लिखना है समझ के लिए वो लिख लेना कि दोनों मेथड से सेम रिजल्ट आया है, हमारी मर्जी होगी हम कोई सा भी मेथड अप्लाई कर ले। ठीक है बेटे, स्क्रीन को रोको, फटाफट नोट करो। क्वेश्चन है कैलकुलेट द टॉर्क, लिखवा दिया था शायद, है ना? आजा, एक क्वेश्चन लिख बेटे, कैलकुलेट द नेट टॉर्क ऑन द बॉडी। कैलकुलेट द नेट टॉर्क, NET, नेट टॉर्क ऑन द बॉडी। कैलकुलेट द नेट टॉर्क ऑन द बॉडी। एक न्यूमेरिकल उठा लेता हूं बेटे, और इसलिए न्यूमेरिकल आपके ना काफी कंसेप्ट्स क्लियर करके जाएगा। कोई भी बॉडी कंसीडर कर लेता हूं, लेट कर सर्कल ही ले लेता हूं, सर्कल जैसी बॉडी है बेटे, ठीक है ना, सर्कुलर बॉडी है कोई। एक पत्थर है, ये क्या है? ये पत्थर। लेकिन पत्थर मत मानिए, पत्थर तो 3D हो जाएगा, आपके मन में सवाल आ सकता है फोर्स किधर है ना? डिस्क मान लो, डिस्क, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग फोर्स एक ही प्लेन में डील करते हैं और टॉर्क उस पर नॉर्मल चलता है। इसके डिस्क मान लो बेटे, डिस्क है, और इसका रेडियस दे देता हूं मैं 10 मीटर। रेडियस कितना है? 10 मीटर, ठीक है सर। इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हुई, 4 बच्चे इस डिस्क को हिलाते हैं,
ठीक है, एक बच्चा तो फोर्स अप्लाई करता है साहब, लेटकर ये अप्लाई कर रखी है, ठीक है, एक बच्चा यहाँ पे फोर्स अप्लाई करता है, लेटकर इधर अप्लाई करती है, एक बच्चा फोर्स अप्लाई कर देता है, मान ले इस साइड अप्लाई कर देता है साहब, एक बच्चा फोर्स अप्लाई कर रहा है, लेटकर ये अप्लाई कर देता है। ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, ये यहाँ पर फोर्स अप्लाई करते हैं, ये मैंने आर दिखा दिया आपको, आर पोजीशन वेक्टर, ये 10 मीटर है यार, ये 10 मीटर है, ये 10 मीटर है और ये 10 मीटर है, 4 फोर्स अप्लाई करिए साहब, ठीक है। एंगल देख लो, एंगल मान लो फॉर एग्जांपल बेटे ये 53 का एंगल 53 का ले लेता हूँ, इसको भी 53 ले लेता हूँ, ठीक है, ये 37 का एंगल है, ये भी 37 का एंगल है, ये 100 न्यूटन की फोर्स है, ये 200 न्यूटन की फोर्स है, ये 100 न्यूटन की फोर्स है, ये भी 100 न्यूटन की फोर्स है। क्वेश्चन आया कैलकुलेट द नेट टॉर्क ऑन द बॉडी, बॉडी के ऊपर टॉर्क लिखिए। बच्चा बोला सर न्यूमेरिकल में 4 फोर्स दे रखी है, हाँ साहब 4 फोर्स है तो 4 टॉर्क होंगे। तो पहला स्टेप तो ये है कि हर फोर्स के टॉर्क की डायरेक्शन देख लो, ठीक है। दूसरा स्टेप ये है कि आपको मेथड कौन सा अप्लाई करना है ये दिमाग में क्लियर बिठा लो कि पहला रिजॉल्व वाला या दूसरे वाला, क्योंकि दोनों मेथड के अप्रोच फिर अलग अलग हो जाएगी। तो मैं ज़्यादा बेटर करता हूँ कि बेटे अपना रिजॉल्व वाला ही उठाइए, ठीक है, ध्यान से सुनिए। इसको जैसे मैं रिजॉल्व करूँगा 2 कंपोनेंट में जाएगा, एक इस साइड जाएगा, एक उस पर नॉर्मल होगा ये, ठीक है। ये एंगल 53 का है तो ये 53 होकर के ये हो जाएगा 100 साइन ऑफ 53 जो मेरे काम का है। बोल बात समझ में आती है? इन द सेम फॉर्मेट इसको रिजॉल्व करेगा तो एक कंपोनेंट इस साइड आएगा, एक इस पे नॉर्मल आ जाएगा, ये 53 का तो ये 53 का, मेरे काम का ये है 100 साइन 53, क्योंकि ये टेंजेंशियल कंपोनेंट बनेगा, ये रेडियल वाला है, ये काम का ही नहीं होता हमारे। यहाँ पे आ जा साहब, सर इसको रिजॉल्व करूंगा 2 कंपोनेंट में, एक ये हो जाएगा, एक उस पे नॉर्मल ये हो जाएगा, ये 37 का एंगल है तो ये 37 का तो ये हो जाएगा 200 साइन ऑफ 37। सर उसको रिजॉल्व करूंगा 2 कंपोनेंट के अंदर, एक एलोंग गया, एक उस पे नॉर्मल आएगा तो ये आ गया, ये 37 है तो ये 37 सेट हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 कॉस, मुझे चाहिए साइन, 100 साइन 37। पहला काम क्या किया, फोर्स रिजॉल्व कर दी। कौन कौन से कंपोनेंट में, एक एलोंग और एक उस पे नॉर्मल, ये एलोंग वाली है, ये नॉर्मल हो गई, ये एलोंग है, ये नॉर्मल हो गई, ये एलोंग है, ये नॉर्मल हो गई, ये एलोंग है, ये नॉर्मल हो गई, बस कहानी खत्म। टॉर्क की डायरेक्शन लिखता जाऊंगा और मैग्नीट्यूड लिखता जाऊंगा, ध्यान से देखियो। पहली फोर्स का टॉर्क आ जा, मान लें इसको नाम डाल देता हूं मैं F1 फोर्स है, चलिए यहां से उठा लेते हैं इसे, ठीक है, ये F1 है मेरी, ये मेरी F2 है, इसका नाम F3 है और ये F4 है। बोल पहली फोर्स का टॉर्क, तो टाउ 1 परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स, फोर्स है 200 साइन 37, 200 साइन ऑफ 37, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 10 साइन 37। ये वाला ट्रायंगल हर बच्चे को याद रहता है, ये 37 होता है, ये 53 होता है, ये बेटे 3 होता है, ये 4 होता है, ये 5 होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 5। तो ये वैल्यू हो गई तेरे पास 200 इंटू में 3/5 इंटू में 10, 5 दूनी 4 तिया 12, 1200 न्यूटन मीटर। चेक कर एक बार, बोल स्टेप सही है। डायरेक्शन और चेक कर लेते हैं, आजा डायरेक्शन, ये आर बनेगा, ये आर है साहब, ये फोर्स इधर रह गई आउटवर्ड, तो डायरेक्शन है आउटवर्ड, तो ये डॉट लगा दिया आउटवर्ड के लिए, टाउ 1 आउटवर्ड आया सर। कहां पे लगेगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, यहां होगा बाहर की तरफ। टाउ 2 आ जा, टाउ 2 दूसरी फोर्स कि कौन क्या नाम है, 100 साइन 53 काम का है, 100
साइन 53। परपेंडिकुलर बेटे मैंने सभी में 10 ले लिया है, ठीक है। ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसी वर्मा के अंदर भी ये क्वेश्चन दे रखा है, लेकिन वो फिगर थोड़ी सी खतरनाक है, ठीक है। मैंने सर्कल ले लिया, डिस्टेंस कम ज़्यादा करके दे सकता हूँ। 100 साइन 53 साइन 53 4/5, तो ये हो जाएगा 100 इंटू में 4/5 इंटू में 10, 5 दूनी 8, क्या 800 न्यूटन मीटर। क्लियर है। डायरेक्शन बोलते साहब, डायरेक्शन इधर आ जा। ये फोर्स है, ये बन गया आर, ठीक है ना, ये आर की डायरेक्शन, फोर्स इस साइड आ गई, तो ये आर आउटवर्ड आ गया, तो ये भी आउटवर्ड आया बेटे, आउटवर्ड डायरेक्शन, डॉट लगा दिया। टाउ 3 आ जा, तीसरा 100 साइन 53 फोर्स है जो काम किया और 10 डिस्टेंस है, तो 100 साइन 53 इंटू 10, ये अभी सॉल्व किया है बेटे, ठीक है ना, 800 न्यूटन मीटर। डायरेक्शन चेक कर ले एक बार, डायरेक्शन आउटवर्ड है या इनवर्ड है। ये फोर्स आर हो गया, ये एफ है, आर क्रॉस ये आर है, ये गया आर, फोर्स इस साइड रहेगी सर, इनवर्ड है, इनवर्ड जाएगी साहब, क्रॉस का साइन इनवर्ड। बात समझ में आती है। टाउ 4 आ जा, फोर्स कौन सी काम की है, 100 साइन 37, 100 साइन ऑफ 37 इंटू डिस्टेंस है 10, दैट इज इक्वल टू 100 3/5 इंटू 10, 5 दूनी 6, 600 न्यूटन मीटर। डायरेक्शन ये आर है, ये एफ है, आर क्रॉस एफ, आर को उंगली एफ को हथेली, इनवर्ड, इनवर्ड आ गई सब। चारों टॉप लिख दिए। चारों टॉप कहाँ पे लग रहे हैं, इस एक्सिस के अलावा, 2 बाहर हैं 2 अंदर हैं, बड़े में से छोटा घटा दे। बाहर वाले देखियो कितने बढ़ते हैं, बाहर वाला हो गया 1200 और 800 2000, और अंदर वाला कितना है 800 600 1400, तो टाउ नेट अंदर जाएगा, ओ सॉरी बाहर आएगा, तो टाउ नेट बाहर वाले को प्लस मान ले बेटे, तो टाउ 1 प्लस टाउ 2 माइनस टाउ 3 माइनस टाउ 4 है, तो वेक्टर, 2 वेक्टर बाहर हैं 2 अंदर है, बाहर वाले जोड़ के अंदर वाला घटा दिया, ठीक है। तो कितना हो गया साहब ये बाहर वाला 1200 800, तो 1200 जमा 800 माइनस टाउ 3 800 और माइनस 600। क्लियर बेटे, 800 800 कैंसिल आउट हुआ, तेरे पास जो आंसर बच गया वो बच गया 600 न्यूटन मीटर, और ये नेट आंसर है आउटवर्ड। मतलब नेट टॉर्क इसके ऊपर आउटवर्ड है। आउटवर्ड टॉर्क होने का मतलब है बॉडी एंटी क्लॉक घूमेगी। जैसे समझिए 4 डिस्क थे, ओ सॉरी एक डिस्क था, 4 बच्चे इस पर फोर्स लगा रहे 4, ये किधर घूमेगी, तो ये इधर ये इधर, ये 4 फोर्स थी, तो बॉडी एंटी क्लॉक वाइज घूमेगी ऐसे, क्योंकि टॉर्क आउटवर्ड है, तो ऐसे अल्फा जनरेट होगा इसमें। तो ये ऐसे गोल घूमते, ये पत्थर मान लो, डिस्क मान लो, कुछ भी मान लो, इसको ऐसे घूम देगी, ऐसे अल्फा ऐसे जनरेट होगा कि टॉर्क आएगा, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। और हाँ तो बोल, जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो तो अपने हाथ खुद चलाने हैं बेटे,